गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सो देखो, जो सेक्टर की लिस्ट है अपनी, ऑटो सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी सेक्टर खास करके, उनके स्टॉक्स में काफी एक उछाल देखने मिला है। इसलिए लास्ट वीक में भी उनके स्टॉक्स के कुछ कुछ कंपनीज में एक रिवर्सल देखने मिला था। श्री पिस्टन भी मैंने बताया था होमवर्क के लिए। तो कुछ रिवर्सल्स देखने मिले हैं, और मेनली जो यूके ट्रेड फ्री एग्रीमेंट जो साइन हुआ है इंडिया के साथ, उसकी वजह से यहाँ पर ये मोमेंटम जो है वो हाल ही में आया हुआ है, और कुछ कॉन कॉल में उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो अगर किसी ने श्री पिस्टन में कुछ स्टडी वगैरह मिला है। सर मैंने देखा था, मतलब हम्म। उसका रिपोर्ट्स देखा था डॉक्यूमेंट में। हम्म। तो उसने कुछ हाल ही में न्यू मतलब एक्विजिशन किया है शायद से 4 कंपनीज में। कुछ मतलब मोस्टली ये है, कुछ इलेक्ट्रिक केस में कुछ जाना आप चाह चाहे रहे तो हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या आपने नोटबुक में लिखा है तो प्रिसाइजली बताइए, या तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप चाहे तो। हाँ मतलब मैं यही शेयर कर सकता हूँ क्या, मतलब स्क्रीनर का जो पीपीटी था ना हाँ उनका। हाँ, चलेगा चलेगा। आपने कहाँ से क्या चीज पढ़ा, यही मुझे जानना है। चलेगा, हाँ मैं शेयर करता हूँ फिर हाँ। स्क्रीन। ये सर आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस यस यस। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। ओके, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सर ये डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर रेडीनेस। तो बराबर। ये 4, ये एक है SPRM EMF, हम्म। SPR का था। बराबर। ये एक TGPEL और ये टीजीबीएल। करना Arnett। इनको बराबर। ये 4 कंपनी होंगी। ये इससे एक्वायर क्यों किया, क्या करेंगे एक्वायर करके? हाँ मतलब मोस्टली ये पिस्टन के बिजनेस में है, तो ये इस कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी जो आगे आने वाली है, तो उनके लिए भी मतलब बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके, और अभी करती क्या है कंपनी? अब भी जस्ट पिस्टन्स और वो बहुत सारे उनके प्रोडक्ट है छोटे छोटे, मतलब 4 व्हीलर कंपनीज या मतलब बहुत ये जितने भी व्हीकल्स हैं गुड्स कैरिंग या फिर मतलब वो सारे कंपनीज के लिए पिस्टन्स और कुछ छोटे छोटे दूसरे पार्ट्स है वो बनाती है। करेक्ट। और ये मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, अराउंड 70s का कुछ है, देखा था हाँ 72। बहुत सारे मतलब ये कंटिन्यूस इन लोगों ने देखा तो मतलब हर एक ये होंडा को इन्होंने ही लाया मतलब देख कहीं तो पढ़ा था मैंने। करेक्ट। हाँ फिर बाद में बहुत सारे कंपनीज के साथ टाइप कर करके, मतलब जितने मेजर कंपनीज है 4 व्हीलर के ऑटोमोबाइल्स, तो बहुत हम्म। सारे कंपनीज के साथ टाइप है इनका। बराबर। मोस्टली मतलब रिसेंटली जो सर्च कर रहा था कि इसमें क्या हो सकता है ऐसा, एक्चुअली इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है, मतलब रेवेन्यू बढ़ा था ये क्वार्टर में। मतलब हाईलाइट ज्यादा पॉइंट यही था कि इन लोगों ने ये 4 एक्विजिशंस किए हैं, और इनका मतलब मोस्टली इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिजनेस करना, मतलब उसमें हम्म। एक्सपांड हम्म। करना। और कुछ मिला था, यही था? हाँ मोस्टली यही मिला है, बाकी ठीक है। नहीं। ठीक है, ये है। ओके, 4 कंपनी एक्वायर किया, वो पॉइंट है। ओके। यस। हाँ यस, एनीबडी एल्स, और कोई किसी ने? नहीं सर, देख ही नहीं पाए अभी। ओके। देखो, मैंने सी पिस्टन तक पहुंचा कैसे, और ये लास्ट वीक में हमें ये बाइंग मिली है। वीकली चार्ट है, लास्ट वीक में ये स्कैन में आया था। सो अगर यहाँ पर हम देखेंगे होल्डिंग्स के अंदर, सो देखिए 2024 शुरू होते ही एफ ने बहुत ज़्यादा माल खरीदना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर, तो 1% से लेकर होल्डिंग चली गई, पहले 0% थी, 5.3% आ चुका है। ओके, और डीआई भी लगभग, यहाँ पर डीआई थोड़ा सा कम हुआ था, बट उसके बाद जून 2024 के बाद से 11, 12, 13 और 13.15 डीआई होल्डिंग भी बढ़ रही है। यहाँ से डीआई होल्डिंग बढ़ रही है, और यहाँ से एफआई होल्डिंग बढ़ रही है। तो इस हिसाब से कंपनी में अभी क्या चल रहा है कि बाइंग जबरदस्त हुई है। तो सबसे पहले पढ़ते कंपनी का नाम, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कंपनी क्या करती होगी? खाली नाम से अबाउट मत पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है इससे? सर कंपनी का पिस्टन और रिंग बनाती है शायद। करेक्ट। पिस्टन क्या होता है पिस्टन? इंजन में जो जिसमें ब्लास्ट होता है उसको, जो मोटर को जो करेक्ट घुमाता है, जो करेक्ट मेन। करेक्ट। तो एक इंजन के अंदर 3, 4, 6, 8 पिस्टन होते हैं, सही बात है। तो वो पिस्टन होते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल होता है। पिस्टन बनाना बहुत प्रिसीजन वाला काम है। ये एक मेटल बिजनेस में है पिस्टन बनाने में, बट है ऑटो इंश्योरेंस, इसलिए मार्जिन के स्टेबल है। अगर आप क्वार्टरली मार्जिन भी देखेंगे, अगर आप यहाँ मार्जिन भी देखें, तो मार्जिन में बहुत ऊपर नीचे नहीं है। 2020 में सबके मार्जिन कम हुए थे, यहाँ पर एक स्टेबल मार्जिन है। जनरली क्या होता है, देखो ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज में 10% के आसपास की मार्जिन होते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज मतलब B2B की B2C क्या होता है बताइए? ए ऑटो टू बी है इंजीनियरिंग सर। B2B होगा। नहीं, B2B बी तो टू होगा, बी टू सी। राइट, B2B होगा, क्योंकि ये इसके क्लाइंट कौन होंगे? मारुति, टोयोटा, Hyundai, ये सब इसके क्लाइंट होंगे, ऐसे कुछ होगा। ठीक है। तो ऑटो इंश्योरेंस में मार्जिन बहुत कम होता है, आप समझो।
अगर उसका प्रोडक्ट यूनिक या ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नॉर्मल प्रोडक्ट बना रही है, तो वैसे प्रोडक्ट तो बनाने वाली बहुत सारी और भी कंपनियां होगी। क्योंकि जो ऑटो कंपनी होगी, जो ऑटोमोबाइल की कंपनी, मान लो कि मारुति की बात करो, मारुति जो है, मारुति को भी अपना खुद का मार्जिन देखना है, तो वो दूसरी कंपनी को दबाएगी। कोई भी B2B सेक्टर में ऐसा ही होता है। इसी वजह से आज पैकेजिंग इंडस्ट्री की सारी कंपनीज का मार्जिन सिंगल डिजिट में आता है, क्योंकि पैकेजिंग का कोई वैल्यू नहीं है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वैसे यहाँ इसके मार्जिन अच्छे हैं, सरप्राइजिंगली अच्छे मार्जिन है। अगर आप देखिए NDR ऑटो के मार्जिन देखते हैं हम, यहाँ पे मार्जिन कितने थे, सिंगल डिजिट में देखिए। अब जाकर थोड़े से बड़े हैं तो हम आएंगे उस पर, बट ऐसे ही मार्जिन होते हैं। मतलब इसलिए ऑटो इंडस्ट्री कंपनीज इतनी पसंद नहीं है मुझे, बट कुछ कंपनीज में हो सकता है कि प्रोडक्ट ही बहुत स्पेशल हो। तो आगे क्या सवाल आने चाहिए कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का कहाँ से आ रहा है। तो देखो ये कंपनी OEM, सर ने आपको OEM बताया होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि इसका जो 51% रेवेन्यू OEM से आ रहा है, मतलब ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स बना रही है। 20% एक्सपोर्ट से, बाकी आफ्टर मार्केट्स मतलब यही स्पेयर पार्ट्स, OEM वाले ही स्पेयर पार्ट्स वो आफ्टर मार्केट्स भी बेचती है ना, ठीक है। बाकी सब बड़ी बड़ी ब्रांड देखो यहाँ पर सब इसके कस्टमर है, छोटे से छोटी कार हो या बाइक हो या ट्रैक्टर, ट्रक, JCB, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड। हम आगे कौन कॉल भी देखेंगे, सर को बताएंगे। बट इससे एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि अगर सारा का सारा ट्रेंड EV की तरफ जा रहा है और ये पिस्टन बनाने में, मान लो मास्टर है, इसका पिस्टन बनाने में मास्टर ही है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कार में, EV में पिस्टन यूज होते हैं? नहीं सर, उसमें तो जरूरत नहीं है, उसमें तो मोटर चल रहा है। नहीं कर, उसमें मोटर चलता है, मोटर और बेल्ट होता है, पिस्टन नहीं हो, इंजन होता ही नहीं, तो पिस्टन कहाँ से होंगे, ठीक है। सो फिर ये कंपनी ग्रो कैसे करेगी? चलो अब तक तो ग्रो होती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे ग्रो कैसे करेगी? तो अभी जैसे कंपनी ने कुछ कुछ चीजें एक्वायर करी है, एक्विजिशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कंपनी। सो एक्वायर्ड 100% स्टेक इन TGPEL, प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एनहांसिंग कैपेबिलिटीज इन द प्रिसीजन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स। तो ये एक ऐसी कंपनी है TGPEL जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स बनाती है। बाइक या जो भी व्हीकल है उसका जो आउटर बॉडी या अंदर का जो इंटीरियर होता है वो प्लास्टिक हो सकता है कि मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो शायद मान लो मैं ऐसे अज्यूम करूँ कि हाँ, तो वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स को क्या करेगी, मे भी शायद वो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ही बॉडी के पार्ट्स भी बना सकती है शायद इससे, ठीक है। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और EV पावर ट्रेन बिजनेस, पावर ट्रेन मतलब किसी चीज को पुश करना। तो यहाँ पावर ट्रेन का मतलब है, मतलब EV से चलने वाले कार, उनके बारे में क्या बोला गया? तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन EV पावर ट्रेन सेक्टर, देखो यहाँ बोला गया है विद अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम मोटर एंड कंट्रोलर्स। कंपनी में मोटर और कंट्रोलर्स के अप्रूवल भी आ चुके हैं, अप्रूवल रिसीव्ड फॉर मोटर एंड कंट्रोलर्स। न्यू व्हीकल लॉन्च्ड बाय एम्पेयर फीचरिंग कंपनीज हब मोटर एंड कंट्रोलर। एम्पेयर करके एक ब्रांड है, उनके द्वारा एक नया व्हीकल लॉन्च हुआ है, एक जो कि एक स्कूटर है। उन्होंने जो अभी नया व्हीकल लॉन्च किया उसके अंदर इस कंपनी की मोटर, हब मोटर और कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, यानी कि अब कंपनी ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ EV फैसिलिटी एंटिसिपेटेड ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड। आगे भी EV में जरूरत पड़ी तो एक्सपैंड करेंगे। काफी बार जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो प्रमोटर के जवाब से हमें ये पता चलता है कि प्रमोटर कंपनी को क्या देखता है, प्रमोटर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एनालिस्ट के सामने कंपनी को कैसे प्रेजेंट करता है। तो किसी एनालिस्ट ने पूछा, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रैकिंग द कंपनी, मैंने अभी अभी ट्रैक करना चालू किया कंपनी को, तो मैं थोड़ा नया हूं कंपनी के लिए, तो मुझे बताओ थोड़ा, ऐसा एक एनालिस्ट ने पूछा। तो उसका आंसर देखो प्रमोटर जो देता है, यहां से हमें पूरा पता चल जाएगा कि कंपनी है क्या, कंपनी क्या करती है और प्रमोटर कंपनी को कैसे देखता है। इसको थोड़ा क्विकली रीड करते हैं। Frankly, this company is primarily into multiple segment. Like we call ourselves a solution provider for powertrain solution provider. पावर ट्रेन क्या होता है वो भी सर ने आपको बताया। असेंबली मतलब इंजन का गियर बॉक्स और सब चीज मिला के, जैसे मैं सिंपली अगर पावर ट्रेन का मीनिंग गूगल को पूछूं ना और मैं इमेजेस पे जाऊं तो वो मुझे क्लियर बता देगा। ये देखो, ये जो चीज होती है ना, ये सब चीज मिला के उसका ट्रैक्शन मोटर्स और ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये सब चीज मिला के पूरे व्हीकल को एक धक्का लगता है, पूरा व्हीकल इससे चलता है बेसिकली। तो बेसिकली कंपनी ने ऐसा नहीं बोला खुद के इंट्रोडक्शन में कि ये सिर्फ पिस्टन कंपनी है या सिर्फ रिंग प्रोवाइड करती है, ये खुद को एक पावर ट्रेन सोल्यूशन प्रोवाइडर बोलता है। We give powertrain solution for the various kind of ICE engine. ये ICE engine जो कीवर्ड है ना, वो आपको बहुत सारे ऑटो कंपनीज में दिख जाएगा। ICE मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन, मतलब जो भी हमारे पेट्रोल या डीजल इंजन होते हैं ना, जिसके अंदर ही जो भी प्रवाही है, जो आप समझो कि वो पेट्रोल समझो, डीजल समझो, तो अंदर इंजन के अंदर ही उसको जलाया जाता है और उससे जो भी थ्रस्ट पैदा होता है उसे व्हीकल चलता है, तो ये ICE इंजन होते हैं।
आइस इंजन कुड बी बेसिकली गैसोलीन और डीजल, तो ये सब ये भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ और सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं, एलएनजी व्हीकल, फिर सीएनजी व्हीकल, फिर एचसीएनजी, ये फ्यूचर है एचसीएनजी। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑटो कंपनीज में आपको देखने को मिले ये हाइब्रिड सीएनजी। तो अभी आने वाले टाइम में जितना ईवी का है ना, उससे ही ज्यादा आने वाला टाइम हाइब्रिड कार्स का है। आगे जाके बहुत सारी हाइब्रिड कार्स बनेगी, जिसमें हो सकता है कि ईवी और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन हो, ईवी और सीएनजी का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हाइड्रोजन और सीएनजी का कॉम्बिनेशन हो, हाइड्रोजन और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, एक हाइब्रिड कार्स बनेगी आगे जाके। तो ये ऐसी कार्स को भी अपने पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सोल्यूशन। तो मतलब यहां से क्या पता चलता है कि कंपनी सिर्फ ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल इंजन में नहीं काम करती है, वो ईवी के अंदर भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहां पर मोटर्स और कंट्रोलर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कंपनी के पास क्या क्या चीज है, देखिए कंपनी के पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट का भी एक कंपनी है। सबसे उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसके थ्रू ये काम भी कर रहे हैं, और उनके थ्रू बहुत सारे पार्ट्स वो बनाते हैं कोई भी ऑटोमोबाइल के। ओके, और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसके अलावा मेन चीजों के अलावा बेल्ट एप्लीकेशन, फिर स्टीयरिंग गियर एप्लीकेशन। तो कोई भी कार के अंदर या कोई भी व्हीकल के अंदर बेल्ट का यूज हुआ होगा, स्टीयरिंग गियर एप्लीकेशन यूज हुआ होगा, फिर ब्रेकिंग एप्लीकेशन, फिर सीट एप्लीकेशन। ओके, तो ये सभी चीजें ऐसी है कि सिर्फ ये पिस्टन के साथ जुड़ी हुई चीजें नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अभी देखिए, वी आर अ डोमिनेंट प्लेयर इन अ कंट्री एंड वी आर एसोसिएटेड विथ एवरी ओई मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट। ओरिजिनल इक्विपमेंट मतलब ओईएम जो हमने देखा था ना, तो एक टाइप का ये ओईएम की बात चल रही है। वी आर एसोसिएटेड विथ एवरी ओई कस्टमर दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री। ये बात लिखना बहुत ही वो चीज है, आप समझो कि कोई भी एक कंपनी होती है ना, तो उसके क्लाइंट होते तो लिमिटेड क्लाइंट होते हैं ना, वो ऐसा बोलती है कि भाई मेरे पूरी इंडस्ट्री में ये 3-4 मेरे क्लाइंट है, बाकी के नहीं है, बाकी के मैं एक्वायर करने की ट्राई कर रही हूँ। पर यहाँ पर कंपनी क्या बोल रही है कि जितने भी ऑलमोस्ट क्लाइंट होंगे वो सभी क्लाइंट को हमारी जरूरत कभी ना कभी पड़ी होगी। ठीक है, दूसरी चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने रीड करी थी जहां से प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखा था मुझे, वो है किसी ने सवाल करा था कि कौन सा ग्रोथ रेट है जिससे आप कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ेगी कंपनी आगे जाके। तो इन्होंने क्या बोला है कि अवर एम इज ऑलवेज टू आउट ग्रो द इंडस्ट्री कितने परसेंट से ग्रो करने वाली है, 3 से 3.5% से ग्रो करने वाली है, और अवर ग्रोथ रेट हैज बीन ओवर 7 to 8%। इनका हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट करीबन 7 से 8% का है। तो आप समझो कि ये हमेशा इंडस्ट्री से आगे रहने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हम पिक कर सकते हैं। अभी देखो, डायरेक्टली रेवेन्यू गाइडेंस नहीं है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज यहीं से ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नोट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैंने देखी थी, देखिए पहले मैं बता दूं, एम्पियर की बात बता दूं। ओके, देखिए एम्पियर एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी है। तो इन लोगों ने क्या किया है, श्रीराम ने अभी अभी एम्पियर के साथ कोलैबोरेशन किया है। देखिए, वी हैड मेंशन्ड दैट एम्पियर इज ऑलरेडी आवर क्लाइंट। एम्पियर हमारा क्लाइंट है। उसका जो नया बाइक आने वाला है ना, वो हमने नोट में देखा था। उसका जो एम्पियर का नया बाइक आने वाला है, उसके मोटर्स और कंट्रोलर्स श्रीराम पिस्टन ने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके साथ भी ईवी के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं, ईवी के अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप है। ये इन्होंने जो एसपीआर ईएमएफआई करके जो कंपनी को एक्वायर किया है, उससे पूरा इनको ईवी के सॉल्यूशंस मिलने लगे। देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स, वो सबके लिए ये मोटर्स और कंट्रोलर्स पार्ट्स बनाएंगे। तो इनके लिए पूरा ईवी का मार्केट भी ओपन है। ऐसा नहीं कि ईवी ग्रो करेगा और ये ट्रेडिशनल आइस इंजन वाले पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा एक चीज मैंने देखा था, देखो हमें ये चीज देखना है कि कंपनी कौन कौन सी कंपनी को एक्वायर करती है और उससे उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं जिससे कंपनी को एक्सपांशन मिले, कंपनी का ग्रोथ हो। तो देखिए, कंपनी ने कुछ ही टाइम पहले 100% स्टेक खरीद दिया था ये करना इंटरटेक प्राइवेट लिमिटेड में। करना करती क्या है, करना इज अ की सप्लायर ऑफ ग्रेविटी डाई कास्टिंग। अभी डाई कास्टिंग की जरूरत क्या पड़ती है, देखिए डाई कास्टिंग की जरूरत क्या पड़ती है, देखो यहाँ पर तो ब्रीफ में लिखा है, इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं, उसको कास्ट करना पड़ता है, राइट। स्टील का यूज ही होता है, पर पहले डाई बनानी पड़ती है और डाई के अंदर से फिर ये इस तरीके के शेप वाले पार्ट्स बाहर आता है, बनते हैं उससे। तो इसकी बातें उन्होंने डिटेल में कौन कौन में करी है। किसी ने सवाल करा था कि रिसेंटली वी एक्वायर्ड करना, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी देयर एंड आल्सो द अपॉर्चुनिटी इन डाई कास्टिंग स्पेस। आर वी ट्राइंग टू मेक मोर कंपोनेंट फॉर लाइट वेइंग कंपोनेंट ईवी सेगमेंट। मतलब किसी ने सवाल करा था कि हमने जो करना कंपनी को एक्वायर किया, क्या हम उससे ईवी को मेनली टारगेट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि डाई कास्टिंग से लाइट
वेट वाले कंपोनेंट बन पाएंगे? तो इनके जवाब में क्या बताया देखो, सो बेसिकली फॉर ऑल आवर पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रमोटर का आंसर मैं रीड कर रहा हूँ, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाई जिसकी जरूरत पड़ती है, डाई बनानी पड़ती है, क्योंकि आप ये जो भी पिस्टन देखते हो, जो भी रिंग देखते हो, जो भी इस तरीके के पार्ट्स देखते हो ना, जो पिस्टन और उसके आसपास में यूज होते हैं या तो कार के अंदर यूज होते हैं, वो सबके लिए डाई कास्टिंग लगता है। देखो इन्होंने क्या बोला है, वी मेक समथिंग लाइक क्लोज टू 2000 ओल्ड वेरिएंट, मतलब 2000 डाई करीबन बनाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द वेरिएंट्स दैट मैन्युफैक्चर्ड इन पिस्टन, रिंग, इंजन वाल्व, करीबन टोटल 15 से 18,000 डाइज इनको बनानी पड़ती है। अभी आप एक बात सोचो कि अगर इनके पास इन हाउस कोई डाई कास्टिंग का काम नहीं होता तो इनको क्या करना पड़ता, वो काम आउटसोर्स करना पड़ता, काम किसी और को देना पड़ता। अगर काम किसी और को देते तो वहां पर वो जो बंदा जिस कंपनी को वो काम देते वो अपना इसका मार्जिन खा जाता। तो इसने क्या किया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, कि भाई इसने सोचा कि डाई कास्टिंग के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है तो एक काम करते हैं, खुद का ही कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने करना इंटरटेक जो एक डाई कास्टिंग कंपनी उसको पूरा 100% खरीद लिया, तो अभी वो श्रीराम पिस्टन का ही पार्ट बन गई। तो उससे क्या हुआ कि उनको जितना डाई कास्टिंग का जरूरत पड़ता था, डाइस बनाने की जरूरत पड़ती थी, वो घर में ही बनने लगी। इससे मार्जिन में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और देखो क्या और फर्क पड़ता है, देखिए देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट अलोकेटेड टू दैट, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा भी लगता है, बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है। इससे क्या होगा, जो चीज इन्होंने करी, करना को एक्वायर किया उससे, कि वेरी सीमलेस काइंड ऑफ वर्किंग फॉर ऑल अवर टूल्स अवेलेबिलिटी, और उसमें सप्लाई चेन अफेक्ट नहीं होगी। मतलब बहुत बार ये होता था कि आप मान लो, और ये जनरली होता है बिजनेस में, कि आप मान लो किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई जब तक थर्ड पार्टी मुझे डाई बना के नहीं देगी तब तक मेरा पिस्टन नहीं बन पाएगा या मेरी रिंग नहीं बन पाएगी। तो आपको थर्ड पार्टी पे बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मान लो कि थर्ड पार्टी कंपनी में कोई दिक्कत हो गई, कि मान लो वहां पर वर्कर्स नहीं है, या मान लो उनको रॉ मटेरियल ठीक से नहीं मिल रहे, तो आपकी चीज टाइम पर नहीं बनेगी, तो सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करने से इनकी चीजें थोड़ी स्मूथ चलेगी। तो ये सब चीज से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो भी कंपनी स्टडी कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। किसी ने सवाल पूछा है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंपैक्ट ऑफ यूके फ्री ट्रेड, इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ना, उसको लेके क्वेश्चन है। आई नो द एक्सपोर्ट ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेवेन्यू इज अराउंड 15 to 17%। कंपनी में जो कंपनी का जो टोटल सेल्स हो रहा है ना, टोटल सेल्स में रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। देखो एक्सपोर्ट से 70% रेवेन्यू ही आता है। ओके, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ओईएम से आता है। ओईएम मतलब ये पिस्टन, रिंग और जितने भी ओरिजिनल पार्ट्स है ना, वो बना के जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज को देते हैं ना, तो वहां से 52% रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट से 17% रेवेन्यू आता है। तो पहला सवाल हमें ये आएगा कि अच्छा 17% है तो यूके वाले ट्रेड से तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? ओके, तो रीड करते हैं कि ये प्रमोटर उनको किस हिसाब से लेता है। ओके, किसी ने वही सवाल पूछा है कि 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट से, तो अभी जब इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, कैन दिस बूस्ट अवर एक्सपोर्ट ग्रोथ? क्या इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? तो प्रमोटर का आंसर रीड करते हैं। देखिए प्रमोटर का आंसर है, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी हाईलाइट दैट यूके फ्री ट्रेड इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। देखो चीजें क्या होती है, आप एक बात समझो कि इसमें श्रीराम पिस्टन में जैसे सर ने बताया कि पहले तो सबसे पहले दौड़ने लगा, पर मान लो पिछले 2-3 दिन से जो रैली आ रहा है ना, उसमें हो सकता है कि ये जब कॉन कॉल हो गया हो तो जो कॉन कॉल अटेंड करने जो लोग बैठे हैं ना, सबसे पहले खरीदार होंगे, क्योंकि वो कंपनी के अंदर बैठे हैं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी, राइट? क्योंकि जो अंदर लोग बैठे हैं उनको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, और वो लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी से हो या तो वो खुद का कुछ पीएमएस चला रहे हो, तो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो चार्ट में खरीदारी करेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पर प्रमोटर ने वही बताया कि वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब इन साइनिंग दिस ऑफ। ऑटो सेगमेंट हैज बीन वेरी क्लियरली डिफाइंड एज वन ऑफ द ग्रोथ सेगमेंट इन देम। अभी देखो चीजें क्या है, इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ अवर प्रोडक्ट टू यूके। यहाँ से ये पता चलेगा कि ये लोग यूके में भेजते हैं। इनका भले रेवेन्यू का सिर्फ 17% एक्सपोर्ट से आता हो, पर ये 17% में यूके का कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्ट परसेंटेज इन्होंने लिखा नहीं है कि यूके से कितना आता है, बट एक सिग्निफिकेंट है। अभी देखो दूसरी चीज, एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड, आई थिंक वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम साइनिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, ये सब चीज रिसर्च का पार्ट है। अभी देखो जैसे ये रीड किया ना, तो एक मन में सवाल आता है कि यूएस के साथ डील कब होने वाली है। तो अगर मैं गूगल करूं कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, इंडिया यूएस ट्रेड, क्योंकि ट्रंप ने जो 90 डेज का पॉज दिया था, तो उसके बाद इंडिया कंटिन्यूस ट्राई कर रहा है ना कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट हो जाए। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये मैंने रीड किया था। देखिए अपने पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स मिनिस्टर है, ये 17 से यूएस में जा रहे हैं। 17 को इनका यूएस विजिट चालू होगा 16 मई से। 16 मई से वो जा रहे हैं और 3 से 4 दिन का विजिट है। तो 20 मई तक और अच्छे न्यूज आने के आसार हैं। ओके, ये एक एंटिसिपेशन है और हो सकता है कि करंटली मार्केट भी यही देख रहा हो। साथ ही साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब यूके के साथ ये डील
चल रही थी ना, सेम एक डिस्कशन ईयू के साथ भी हो रहा है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ओके, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डिस्कशन चल रहा है और ये भी बहुत टाइम से चल रहा है। और ऑलमोस्ट हम अभी देखो इसका नेक्स्ट राउंड 12 मई को था, तो ये भी पाइपलाइन में ही है। कभी ना कभी रिसेंट आने वाले टाइम में यूरोप के बाकी देश, यूके और यूरोप दोनों अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। कभी हमने यूके के साथ डील करी, साथ ही साथ में आने वाले टाइम में यूएस से भी हमें डील मिलेगी, जिसमें भी ऑटो को कुछ ना कुछ फायदा होगा। पहले जब ट्रंप ने अनाउंस किया तब 25% अपफ्रंट अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने वो होल्ड पे लगा दिया 90 डेज के लिए, और उसके बाद अभी कंट्री वाइज डील देंगे। उन्होंने अभी सबसे पहला डील यूके के साथ किया है, यूएस ने, अभी इंडिया के साथ करेंगे आने वाले टाइम में, तो यूएस में भी फायदा होगा। प्रमोटर ने वही बताया। आई थिंक वी लुक इट एट वेरी पॉजिटिवली। इट्स गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। देखिए, मोर बैंडविड्थ विद रिगार्ड्स टू फोकसिंग ऑन सम ऑफ द कस्टमर्स दैट वी हैव नॉट प्रोबब्ली टच्ड इन यूएस। अभी तक यूएस के ऐसे कस्टमर्स जिनके साथ श्री पिस्टन ने अभी तक काम नहीं किया है, पर अगर इंडिया यूएस के बीच में अच्छे से ट्रेड हो गई, डील हो गई, तो ऐसे कस्टमर्स तक ये पहुंच सकती है। तो इनको ये बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो हमारे लिए एक इन्वेस्टर के तौर के लिए भी पॉजिटिव है। तो ये सब पॉइंट्स इसमें से ढूंढे थे। जब ऑर्डर बुक के बारे में बात हुई या हुई, तो प्रोमोटर का हमेशा पॉजिटिव आंसर था। अभी किसी ने सवाल करा है, सर करंट ऑर्डर बुक पोजीशन, तो इनका आंसर है, देखो, देयर इज नो रीजन व्हाई आवर ऑर्डर बुक विल बी इन एनी वे लोअर देन दैट। देखो, आई एम लुकिंग एट कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रमोटर कंटिन्यूअस ग्रोथ देख रहा है, और प्रमोटर को कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि ऑर्डर बुक, अभी जो करंट ऑर्डर बुक है, अभी करंट जो रेवेन्यू है उससे कम होगी। मतलब ये लोग अच्छा सा ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली ये चीजें देखी थी। बाकी देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज, टेक्नोलॉजी टाइप किया था रिकेन के साथ 1978 में, तो 1978 के से ये रिलेशन चालू है, ओके। और आज की डेट में रिकेन कंपनी में कितना होल्डिंग है? 21%, जो भी हमने यहाँ पर देखा। ये रिकेन कॉर्पोरेशन जापानीज कंपनी है जो इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। किसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है? लॉन्ग स्टैंडिंग टेक्नोलॉजी पार्टनर। कंपनी के टेक्नोलॉजी पार्टनर कहां से? तो सबसे पहले रिकेन है, जो 1978 से कंपनी को रिंग्स बनाने में हेल्प करता है। तो चीजें क्या होती है पता है? मान लो कि इंडिया, तो इंडिया के अंदर भी ऑटोमोबाइल के अंदर नए नए अपडेट्स आएंगे, नए नए ग्रोथ आएंगे, नए नए अलग तरीके के ऑटोमोबाइल्स बनेंगे, तो टेक्नोलॉजी में भी तो अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा ना। और बहुत बार क्या होता है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जहां पर R&D के पीछे बहुत कम पैसा स्पेंड किया जाता है। आप कोई भी कॉनकोलिया देखोगे ना, हार्डली 2-3%, और कभी कभार तो उतना भी नहीं स्पेंड करते। टोटल स्पेंडिंग जो होता है ना कंपनी का, उसका बहुत कम परसेंटेज रिसर्च के ऊपर स्पेंड किया जाता है। पर जापान और ये सब यूरोपियन कंट्रीज और मोस्टली इस साइड की कंट्रीज जो है ना, वो R&D के पीछे बहुत खर्चा करती है। तो ये जो रिकेन है वो जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके साथ इन्होंने टाइप किया है, जो होल्डिंग भी करती है। श्रीराम पिस्टन में 21% होल्डिंग है। इससे क्या फायदा होगा कि ये रिकेन को भी इंटरेस्ट होगा ना कि श्रीराम पिस्टन के भाव बढ़े, तो ये अच्छे से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, सब हेल्प करेंगे। हो सकता है कि वो जापान का मार्केट भी ओपन करने में हेल्प करे, कि जापान में भी ये लोग कुछ सेल कर पाए। और एक एक प्रोडक्ट के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी पार्टनर है। देखिए, पिस्टन के लिए इनके पास 2 टेक्नोलॉजी पार्टनर है, एक जर्मनी का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और एक अगेन जापान का होंडा फाउंड्री करके टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो ये ऊपर से जब आप कंपनी के अंदर, आप मान लो, ये मैं किस लेवल के रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मान लो कि मैं कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानता हूं, तो तब आप ये रिसर्च कर सकते हो। देखिए, इनका जो 1972 से कोलैबोरेशन है, वो 100 बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स में आता है पिस्टन के अंदर। ये जर्मनी का जो प्लेयर है, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। और इनके कोलैबोरेशन देखो, पुराने कोलैबोरेशन है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जितने पुराने कोलैबोरेशन हो, उतना एक फेथफुल, ट्रस्टवर्दी कोलैबोरेशन है। तो ये उनको नई टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में, शेयर करने में हेल्प करेंगे। तो समझा, ये ओवरऑल सर ने आपको बताया। तो रिकेन जो यहाँ पर होल्डिंग में है, वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ठीक है। ऐसे आप समझिए कि जितने भी R&D, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर R&D बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया में नहीं होती है, ओके। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी को हेल्प करता रहे। इसके बाद से देखो, अब हमारे मन में क्या सवाल आना चाहिए। एक और कॉन कॉल में पहले बता देता हूँ। कॉन कॉल में यहाँ पर 2 चीज़ें, जैसे हम पढ़ रहे थे, किसी ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। तो विजय पांडे है ऊपर, देखो यहाँ पर। तो उसने क्या पूछा, उन्होंने, इफ यू कैन शेयर विच आर द मेन कस्टमर्स, मतलब कंपनी के प्रमोटर को पूछा उन्होंने कि भाई आपके मेन कस्टमर्स कौन कौन से, अगर आप शेयर कर पाए तो, ठीक है। सो कंपनी के प्रमोटर ने, जो कृष्ण कुमार जी है, उन्होंने क्या बोला, ऑल द नेम्स दैट कम्स टू यू इन योर माइंड with regards to all the vehicle manufacturer, जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर को लेकर, जितने भी ब्रांड नाम आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे ही, एवरीबडी इज अवर कस्टमर, सारे ही कस्टमर्स है। और कोई मेन कस्टमर ना होने का फायदा ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जगह से बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, क्लियर। एवरीबडी, आई डोंट थिंक वी हैव एनीबडी इन इंडिया हु इज मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल एंड इज नॉट अवर कस्टमर। प्रमोटर क्या बोल रहा है कि हमको
मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हुआ जो व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारा कस्टमर नहीं है। मतलब ये लाइंस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फर्दर केपेक्स कैसे होगा, तो केपेक्स के बारे में क्या बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ आवर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स we continue to invest in our legacy businesses as well into the newer business, as you can see from overall capex investment that we have done in past 5 to 6 years. So we will continue and we do not see any major areas where we have failures and any of the customers due to capacity. तो मतलब इन्होंने कैपेसिटी बोल रहे हैं कि कैपेसिटी के बारे में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी कस्टमर को, मतलब एक अच्छा खासा केपेक्स कर दिया है। बट अभी भी आने वाले समय में केपेक्स होगा या नहीं होगा या कितना हो रहा है नियर टर्म में, वो यहाँ केपेक्स अमाउंट की बात करिए। आगे और जाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट डजंट मीन एनी न्यू इफ वी हैड एम्पायर प्लस 5 अदर कस्टमर्स एंड 6 कस्टमर्स कम्स, सो वुड वी नीड टू डू एडिशनल केपेक्स। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें कोई एडिशनल केपेक्स की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो कुछ ऑलरेडी केपेक्स हुए हैं। कंपनी ने बताओ इस कंपनी ने केपेक्स कैसे किए हैं, कौन से केपेक्स थे अभी हमने देखा उसमें? एक्विजिशन से। करेक्ट, एक्वायर करके है ना, वो एक्वायरेशन करके केपेक्स कर रही है। तो एक्विजिशन करके केपेक्स जो होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं और वो 100% एक्वायर कर रही है उन कंपनी को, हमने देखा वहां पर, है ना। सबसे फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि बनी बनाई बैठी बैठी कंपनी पूरा खरीद लेती है। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई आज प्लांट लगाना शुरू करूंगा तो 2 साल बाद वो प्लांट शुरू होगा, कमीशन होगा, फिर वहां पर प्रोडक्शन बनना शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पूरा का पूरा वहां का बिजनेस यहाँ अंदर आ जाएगा। दूसरा, एक सर ने आपको एग्जांपल दिया था एक डाई मैन्युफैक्चरिंग का, तो डाई मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है ताकि अब क्या होगा, डाई बनाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि 18 से 20 हजार डाइज बनानी पड़ती है ओवरऑल। तो वो कंपनी ने खुद के अंदर ले लिया बिजनेस, तो अब वहां से भी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बोला है, नो वी हैव सफिशिएंट केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, आप लॉजिकली सोचो। अगर यहां से आगे का समय मान लो कि ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छा है, हमारे पास तो सैकड़ों कंपनी है, मान लो ऑटो इंश्योरेंस के अंदर अपने पास 50 कंपनी होगी लेट्स से। आने वाला समय मान लो अगर ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि और भी कहीं सारी एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी खुलेगी और ईवी की अपॉर्चुनिटी खुल रही है, कंपनी यहाँ पर ईवी सेगमेंट में आ रही है, तो मुझे बताओ उस अपॉर्चुनिटी को पहले से ही पहचान कर जिस कंपनी ने ऑलरेडी केपेक्स कर चुका है, जो कंपनी ऑलरेडी केपेक्स कर चुकी है उसको फायदा होगा, या जो कंपनी अब इस ट्रेंड को देखकर अब केपेक्स करने जाएगी उसको फायदा होगा? फायदा किसको होगा? उसने पहले से कर लिया है, पहले से सब कुछ कर लिया। हो सकता है, देखो हो सकता है कि इस कंपनी के प्रमोटर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि उसने पहले ही विजन रख के 1-1.5 साल पहले देख लिया हो कि हाँ ऐसा समय आएगा तो हम केपेक्स करके रख देते हैं। या हो सकता है कि ये एक तुक्का हो और लकीली ऐसा भी होता है ना बिजनेस में कभी कभार कि भाई लकीली वो लक बाई चांस उन्होंने पहले केपेक्स कर लिया और लक बाई चांस अभी ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है और अब वो फर्दर केपेक्स करने वाले भी नहीं है। क्योंकि अब अगर फर्दर केपेक्स करते तो शायद क्या होता, कंपनी का मार्जिन डिप्रेस होता, तो फिर से एक खराब फेज आता कंपनी का। और इन्होंने केपेक्स भी एक्विजिशन वाला किया है, वो नई फैक्ट्री सेटअप करने का, ग्रीन फील्ड प्लांट ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी फर्दर केपेक्स नहीं होगा। और अगर केपेक्स नहीं होगा बट नए नए क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एम्पर इंडस्ट्री के साथ आपने देखा कि नया टाइप किया और वहां पर इनके अंदर की जो स्कूटर के अंदर की मोटर जो है वो अब इसकी बिल्ड होगी। तो उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि अगर केपेक्स नहीं हो रहे तो डू वी हैव स्पेयर कैपेसिटी, क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेयर मतलब खाली कैपेसिटी है भी कि नहीं फिर? तो प्रमोटर ने क्या बोला, यस है। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास 100 टन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें से अभी ऑलरेडी 95 या 98 टन ऑलरेडी यूज हो रहा है, बट आगे अच्छा ट्रेंड आने वाला है, बट मैं बोल रहा हूँ मैं कैपेक्स भी नहीं करूंगा, तो फिर मैं इससे और कैसे ग्रो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। बट इनके पास स्पेयर कैपेसिटी और पड़ी है, ठीक है। तो कितनी पड़ी है ये हमने ढूंढने की ट्राई किया बट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला कि हाँ मेट्रिक टन में या कुछ नंबर मिल जाए। ये मेट्रिक टन वाले नंबर्स जो है कमोडिटी कंपनी में मिलता है, जो हमने कल देखा था ना केमिकल कंपनीज, उसमें ऐसा देखने मिलता है या फिर मेटल में देखने मिलता है, ठीक है। बट इसमें एक तरीका है, स्पेयर कैपेसिटी कितनी पड़ी है इसका अंदाजा लगाने का एक तरीका है।